हेलो गाइस, तो हम करने वाले द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें टोटल की 30 सेक्शंस हैं और जिसको हम हर चैप्टर को, हर एक प्रोविजंस को डिटेल में करने वाले हैं। टोटल 3 चैप्टर्स हैं और अब स्टार्ट करते हैं। ये इनेक्ट हुआ था 21 दिसंबर 1956 को। एक्ट नंबर 78 था 1956 का, मतलब जितने भी 1956 में एक्ट आए थे उसमें 78 नंबर पर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया था। इसका पर्पस क्या था? अमेंड करना और कोडिफाई करना लॉ को जो कि अडॉप्शन और मेंटेनेंस से संबंधित है हिंदूज के बीच में। एडॉप्शन को हम ये भी कह रहे थे कि दत्तक ग्रहण करना, किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बना लेना और उसको मतलब वो राइट्स भी देना जो उसके नेचुरल बच्चे के होते हैं। और मेंटेनेंस क्या होता है कि पालन पोषण, एक तरीके से हम इसको यहाँ पे इस टर्म में यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 7th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1950 में हुआ था। 50 से 6 ये और 50वां साल, 7 साल हो चुके रिपब्लिक ऑफ इंडिया के। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टाइटल की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है? द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। एक्सटेंड कहाँ तक है, कहाँ तक अप्लाई होता है? होल ऑफ इंडिया पे। ठीक है, उसके बाद अप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट है अप्लाई करता है कोई भी पर्सन जो हिंदू है, किसी भी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट में, इंक्लूडिंग वैश्यवा, लिंगायत या फिर ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज का फॉलोअर है तो वो भी, जो भी बुद्ध, जैन या सिख रिलीजन को फॉलो करता है वो भी हिंदू है। कोई भी पर्सन जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, जू और पारसी नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई कस्टम की वजह से इसको हिंदू ना बन सके, ऐसा कोई वो भी नहीं है उसकी कस्टम में, तो फिर उसको हम हिंदू काउंट करेंगे। द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदू। क्लैरिटी के लिए लिख रखा कि कोई बच्चा जिसके दोनों माता पिता हिंदू हैं, ठीक है, तो मतलब हिंदू हैं या बुद्ध है, जैन है, ऐसे मतलब एक हो सकता है हिंदू है, दूसरा हो सकता है जैन है, तो उसको हम हिंदू ही काउंट करेंगे। उसके बाद कोई भी चाइल्ड, चाहे लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, जिसमें दोनों पेरेंट्स में से एक, चाहे माता चाहे पिता, कोई भी एक तो है हिंदू, दूसरा किसी और उससे बिलोंग करता है, किसी और रिलीजन से है ही नहीं कोई, मतलब कुछ भी एथिस्ट है, वट है, हिंदू नहीं है बट, तो अगर वो हिंदू की तरह उसका पालन पोषण हुआ है उस ट्राइब में, कम्युनिटी में, ग्रुप में या फैमिली में। फॉर एग्जाम्पल फादर थे हिंदू और मदर थी किसी और उसकी, बट वो जो बच्चा है वो पूरी जो फादर वाली जो साइड है, कम्युनिटी, ट्राइब, ग्रुप, उस फैमिली में रहा है और उसका पालन पोषण भी हिंदू बच्चे की तरह ही हुआ है, तो उसको हम हिंदू ही काउंट करेंगे। उसके बाद एक नई चीज़ है जो सिर्फ इस एक्ट में है, ना गार्डियनशिप में थी, ना मैरिज में थी, ना सक्सेशन में थी, यहाँ है सिर्फ क्या, कि कोई भी चाइल्ड जो लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, दोनों तरह की बात हो रही है, सब में हुई थी, जो अबंडन किया गया है दोनों, उसके माता और पिता दोनों के द्वारा, या फिर जिसकी पेरेंटेज ही नहीं पता कि कौन है उसके माता पिता, और वो अगर किसी हिंदू के द्वारा जिसका पालन पोषण होता है, कोई अनाथ है एक तरीके से हम बच्चा, उसका भी पालन पोषण अगर हिंदू बौद्ध जैन सिख की तरह हो रहा है तो उसको भी हम हिंदू मानेंगे। उसके बाद कोई भी पर्सन जो कन्वर्ट है या फिर रिकन्वर्ट है हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख रिलीजन में, उसको भी हम हिंदू मानेंगे। ये जो प्रोविजंस जो हमने अभी बात करी है सारे अप्लाई नहीं होंगे इस पर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर, ड्यू टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 36 क्लोज 25, उसके अकॉर्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डाल के इसमें चेंज कर सकती है, बट अभी के लिए ऐसे याद करो। उसके बाद द एक्सप्रेशन हिंदू, जो एक्सप्रेशन है हिंदू, वो इस एक्ट में जहाँ जहाँ पे वो जैन, जो हमने अभी ये पढ़ी सेक्शन 2 में, 2 के 1 में कह सकते हैं, अप्लाइज वाले में हम तकरीबन चीज़ें पढ़ ली, तो अब हम हर बार ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये इनको हम हिंदू मान रहे हैं, नहीं गाइस, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं दैट दे आर हिंदूज, तो अब उन सभी के लिए कॉमन टर्म यूज़ करेंगे हम हिंदू। यही बात बोली है क्लोज 3 नहीं है, सब सेक्शन 3 कह लो, कुछ कह लो। अब उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन में फर्स्ट इन दी कस्टम एंड यूसेज। कस्टम यूसेज क्या होता है? एक रूल है जो एक लंबे टाइम से कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व हो रहा है और जिसको लॉ का फोर्स मिल गया है हिंदूज के बीच में, किसी भी लोकल एरिया में हो, चाहे वो ट्राइब में हो, चाहे कम्युनिटी में हो, चाहे ग्रुप में हो, चाहे फैमिली में हो, बट वो जो रूल है वो सर्टेन, निश्चित होना चाहिए, बार बार ऐसा नहीं अब ये अब वो, अब ये अब वो, नहीं, सर्टेन होना चाहिए, कोई अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, अपोस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड फर्दर इन केस ऑफ रूल अप्लीकेबल ओनली ऑफ फैमिली, अगर सिर्फ एक फैमिली पे तो किसी भी फैमिली के मतलब फैमिली में डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं हर बार ये एग्जांपल देती हूँ, ये जो लाइन से इनको जनरेशन लगा के चलना, एक जो रीति रिवाज थी वो चलती आ रही थी,
इस वाले लेवल ने उसको फॉलो नहीं करा, वो डिसकंटिन्यू हो गई, तो उससे आगे हम उसको ये इस वाली जनरेशन पे नहीं बोल सकते कस्टम आपकी, ये इससे आगे वाले को नहीं बोल सकते कस्टम, वो बीच में ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ये हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यही तो है जिस के लिए पूरा एक्ट का बना हुआ है। मेंटेनेंस क्या होता है इन सभी केसेस में? प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस। अच्छा, इसको तो याद रखो, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन तो याद हो गया, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद आती है हमारे पास शिक्षा, ठीक है। और उसके बाद है सेहत, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सेहत, इस तरह से याद करो इसको। ये तो है भाई, ये तो है ही है। अगर कोई अनमैरिड डॉटर है तो उसके जो भी और भी एक्सपेंस होंगे जो उसकी शादी से संबंधित हैं, जो उसकी शादी के कारण होंगे, वो सारे भी इंक्लूड होंगे अनमैरिड डॉटर के केस में। माइनर, जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति जिसने 18 साल की आयु पूरी नहीं करी है वो माइनर है। अब ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट की बात करें तो कोई भी टेक्स्ट रूल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी लॉ यूसेज, ठीक है, जो भी इन्फोर्स इसके आने से पहले, देखो दो प्रोविजन है। पहले में तो टेक्स्ट रूल इंटरप्रिटेशन हिंदू लॉ की, जो हम कह सकते हैं हमने लोगों ने समाज में अपने आप कर रखी है कि हम ये रीति रिवाज मानते हैं, ये चीज़, तो वो कुछ भी जो इस अडोप्शन वाले एक्ट के अगेंस्ट में, वो सीज हो जाएगा, उसका इफेक्ट होना रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दूसरी में बात हो रखी है कोई कोडिफाइड लॉ बेसिकली, जो इसके आने से पहले इन्फोर्स था और उसका जो प्रोविजन है वो इसके अगेंस्ट में है, तो उसके प्रोविजंस अप्लाई होना सीज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 2। ये तो हमारा सारा प्रिलिमिनरी वाली चीज़ है। अभी तक तो हम आधार खड़ा कर रहे थे कि किसके बारे में बात करेंगे, क्यों बात करेंगे। अब नेक्स्ट अब बात क्या हो रही है, अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। कोई भी अडॉप्शन नहीं किया जाएगा इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, हिंदू के द्वारा या हिंदू को, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो जो चीज़ें बताई गई हैं चैप्टर 2 में, उसके अकॉर्डिंग अडॉप्शन होगा। और अगर इसके कोई भी कंट्रावेंशन में, इसको विरोध में करके कोई अडॉप्शन हुआ है तो वो वॉइड है, वो कुछ नहीं है, ज़ीरो है। एक अडॉप्शन जो वॉइड है, शेल नीदर क्रिएट एनी राइट इन द अडॉप्टिव फैमिली in favor of any person which he or she could not have acquired except by reason of adoption, nor destroy the rights of any person। ये कह रहा है कि एक तरीके से जो ये चीज़ वॉइड कह दी ना हमने कि अडॉप्शन ही वॉइड है, तो इससे क्या होगा, जो जहाँ वो पैदा हुआ है तो वहाँ के उसके राइट ख़त्म नहीं हो जाएंगे, ठीक है, और जहाँ वो चला गया है वहाँ के उसको कोई राइट मिलेंगे नहीं। मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पे ये मान लेते कि अडॉप्शन हुआ ही नहीं है, वो सेम स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडोप्शन, इसको हम असेंशियल्स भी कह सकते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इसके बिना जो अडोप्शन है वो वैलिड ही नहीं होगा। पहला, जो पर्सन अडोप्ट कर रहा है उसकी कैपेसिटी होना चाहिए और साथ में अधिकार भी होना चाहिए अडोप्ट करने का। उसके जो पर्सन दे रहा है अडोप्शन में उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। जो पर्सन अडोप्ट हो रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको अडोप्ट किया जा सकता है। द अडॉप्शन बाकी जो इसके प्रोविजंस हैं उसके साथ मतलब उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये तो है असेंशियल। पहला, लेने वाले के पास अधिकार भी होना चाहिए और उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद देने वाले के पास कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद दिया जा सकना होना चाहिए और चौथे जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कैपेसिटी अगर बात करें कि कैसे हम बात करेंगे कि हिंदू मेल की, तो कोई भी हिंदू मेल जो साउंड माइंड का है एंड उसकी जो वो खुद माइनर नहीं है, 18 साल पूरी एज कर चुका है, उसकी कैपेसिटी है लेने की, ठीक है, एक क्या कहते हैं मतलब वो किसी को अडॉप्शन में ले सकता है। बट इसकी कंडीशन क्या है, अगर उसकी वाइफ जीवित है तो जब तक उसकी जो वाइफ है वो कंसेंट नहीं दे सकती जब तक अडॉप्ट नहीं हो सकता, अनलेस कंसेंट को हम हटा सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर वाइफ ने पूरी तरह से दुनिया को त्याग दिया है, हिंदू नहीं रही है या फिर अनसाउंड माइंड के, तो तीन आ गए ना सबसे पहले अपने पास, हिंदू ही नहीं रही, उसके बाद रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, दुनियादारी कुछ नहीं है, दुनियादारी इज नथिंग। उसके बाद कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया पागल है। नेक्स्ट है अपने पास, इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, द कंसेंट ऑफ ऑल वाइफ्स इज नेसेसरी।
unless the consent of any one of them is necessary for any reason specified in the preceding provision. मान लो किसी की 2-3 वाइफ हैं जिसमें से एक आध पागल हो रखी है, तो उन पागलों की छोड़ के बाकियों की कंसेंट नेसेसरी हो जाएगी, और अगर सभी समान स्थिति में है तो सभी की आवश्यक है कंसेंट। कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडोप्शन, कोई भी फीमेल हिंदू जो अनसाउंड माइंड की है एंड वो माइनर नहीं है, उसके पास कैपेसिटी है एक सन को चाहे डॉटर को अडोप्शन में लेने की, प्रोवाइड दैट इफ शी इज अ हस्बैंड लिविंग, अगर उसके जो पति हैं वो जीवित हैं तो बिना पति की अनुमति के, कंसेंट के, वो जो बच्चा है उसको दत्तक ग्रहण नहीं कर सकते, अडोप्ट नहीं कर सकते, अनलेस जो हस्बैंड है कम्प्लीटली वही सेम प्रोविजन है, रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को, हिंदू नहीं रहे हो, कॉम्पिटेंट कोर्ट की जो शिक्षण है जिसके पास, उसके द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया गया हो। देयरआफ्टर पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, कौन है जो व्यक्ति दे सकता है। पहले हमने एसेंशियल रिक्विजिट्स पढ़े थे सेक्शन 6 में, ठीक है। 7 में हमने देखा मेल की, 8 में देखा फीमेल की, अब देने वाले की कैपेसिटी की बात हो रही है। No person except the father or the mother or the guardian of a child shall have the capacity to give that child in adoption। देखो ये चीज़ फ़ायदा होती है ना कि हमने जो गार्डियन है उसका टॉपिक पहले वाली वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। तो 3 लोग फादर मदर और गार्डियन के पास है। जो सबसेक्शन 4 है अब जो आएगा उनके प्रोविजंस को ध्यान रखते हुए मदर और फादर दोनों जीवित हैं तो उनके दोनों को बराबर अधिकार है अपने पुत्र या पुत्री को अडॉप्शन में देने का। प्रोवाइडेड सच राइट जो है वो एक्सरसाइज नहीं होगा उनमें से किसी एक के द्वारा बिना दूसरे के कंसेंट के, या फिर दूसरा वही दुनिया में रिनाउंस कर चुका हो, हिंदू नहीं हो, या फिर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के दौरान अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया हो। जब दोनों फादर और मदर डेड हैं, ठीक है, और कम्प्लीटली फाइनली रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को, अबंडन कर दिया चाइल्ड को, या फिर कोर्ट के द्वारा अनसाउंड कर दिया गया है, या फिर जहाँ पेरेंटेज ऑफ चाइल्ड इज नॉट नोन, तो जो गार्डियन है वो अडॉप्शन में दे सकता है विद प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग द 200% इंक्लूडिंग द गार्डियन हिमसेल्फ। देखो गार्डियन क्या होता है, उस बच्चे की प्रॉपर्टी का या उसके पर्सन का रख रखाव करने वाला। जैसे वो मेजर हुआ उसके मतलब सब कुछ खत्म हो गया, उसके अधिकार उस बच्चे पे या सब कुछ, गार्डियन का तो काम बस माइनर की देखभाल करना था ना। अडॉप्शन में क्या है कि एक तरीके से वो उसको अपना पुत्र मान लेता है, जो गार्डियन की प्रॉपर्टी होगी या कुछ भी जो राइट्स उसके पुत्र को या उसके सन को करने चाहिए वो मतलब डॉटर भी ऑब्वियसली इंक्लूडेड, तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि गार्डियन कोर्ट में परमिशन जाएगा कि मुझे ही इस बच्चे को अडॉप्ट करना है, ये चीज़ भी मांग सकता है। उसके बाद बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू अ गार्डियन अंडर सबसेक्शन 1 जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए दैट द अडॉप्शन विल बी फॉर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ड्यू कंसिडरेशन बीइंग फॉर दिस पर्पस इज गिवन टू द विशेस ऑफ द चाइल्ड, बच्चा क्या चाहता है उस पर ध्यान रखना चाहिए, उसकी एज कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, एंड दैट द एप्लीकेंट फॉर परमिशन हैज़ नॉट received or agreed to receive and that no person has made or given or agreed to make or give, कोई भी पेमेंट या रिवॉर्ड नहीं दिया गया अडॉप्शन के एक्सेप्ट में सच एज द कोर्ट में सैंक्शन। कहना क्या चाह रहे हैं कि जो बच्चा है उसका सबसे पहले तो वेलफेयर देखना चाहिए, वेलफेयर के बाद उसकी विशेस क्या है कि वो बच्चा चाहता क्या है, उसकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अडॉप्शन में जो देने वाला है उसको कुछ ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा बेच रहा है अडॉप्शन देने की बजाय, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब उसके बाद एक्सप्रेशन जो है मदर फादर में, उसमें एडोप्टिव फादर एडोप्टिव मदर इंक्लूड नहीं होते, अर्थात जिसने पहले बच्चा गोद दे रखा वो आगे गोद नहीं दे सकता। उसके बाद गार्डियन मीन्स कोई भी पर्सन जो केयर कर रहा है चाइल्ड की, दोनों उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, जो गार्डियन विल के द्वारा अपॉइंट हो रखा है और जो गार्डियन डिक्लेयर बाय कोर्ट है। इससे अलग कैटेगरी जो हमने गार्डियनशिप एक्ट में पढ़ी थी, एक तो वार्ड्स कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा अपॉइंट कर रखा हो या फिर जो नेचुरल गार्डियन है वो। उसके बाद कोर्ट की बात करें तो सिविल जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे जो चाइल्ड है वो अडॉप्ट होना है, ठीक है, वो रहता है, तो वहाँ की जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी ना या सिटी सिविल कोर्ट, उसको हम कोर्ट कह रहे हैं। किस व्यक्ति को हम अडॉप्शन में ले सकते हैं, इसके लिए 4 कंडीशन है। पहले तो उसको हिंदू होना चाहिए, चाहे लड़का चाहे लड़की, ऑलरेडी अडॉप्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा था कि एडॉप्टिव फादर एंड मदर कैन नॉट फर्दर गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन,
उसके बाद ही और शी हैज़ नॉट मैरिड अनलेस देयर इज अ कस्टम और यूसेज एप्लीकेबल टू पार्टीज। मतलब जो बच्चे हैं एक तरीके से, उनका विवाह नहीं होना चाहिए अनलेस अगर कोई कस्टम पर्टिकुलरली परमिट करती है। जब तक जैसे 15 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको हम अडॉप्शन में नहीं दे सकते, जो छोटे वाले हैं सिर्फ उनको दे सकते हैं अनलेस कोई प्रॉपर कस्टम या यूसेज जो 15 से बड़ों को अडॉप्ट करने की। 4 कंडीशन पढ़ ली, हिंदू होना चाहिए, पहले नहीं अडॉप्ट देना चाहिए, शादी नहीं हुई होनी चाहिए, और 15 साल से छोटे होने चाहिए। हालांकि इन दो में था, या कस्टम यूसेज है जो परमिट करते तो देन इट्स फाइन। उसके बाद अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। पहला तो अगर अडॉप्टेड सन एक लड़का है, मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो एक लड़का है, तो जो अडॉप्ट करने वाले माता या पिता हैं उनका कोई भी सन नहीं होना चाहिए, पुत्र नहीं होना चाहिए, पोता नहीं होना चाहिए, पड़पोता नहीं होना चाहिए। ये बात है, चाहे वो लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप हो या एडॉप्शन हो। ठीक है, एडॉप्शन के टाइम पे जीवित कोई पुत्र पोता पड़पोता नहीं होना चाहिए। अगर डॉटर की बात करें तो जिसके द्वारा क्या कहते हैं अडॉप्टिव फादर या मदर है जो लेना चाहते हैं हिंदू डॉटर को, उनकी खुद की डॉटर नहीं होना चाहिए, या फिर जो उनकी पोती नहीं होनी चाहिए। पर पोती की नहीं बात करें, खाली पोती तक, पोती, पुत्री और पोती। ठीक है, सन्स डॉटर हो, समझ रहे होगे ना, चाहे वो लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप से हो या अडॉप्शन से, उस अडॉप्शन के टाइम पे जीवित। और अब अगर अडॉप्शन है वो मेल ने करा है, ठीक है, और जो करनी है वो एक लड़की अडॉप्ट करनी है, मतलब मान लो कोई आदमी है वो चाहता है कि उसकी कोई बेटी हो तो वो अडॉप्ट करने की सोचता है, तो उन दोनों का जो एज गैप है ना 21 ईयर्स होना चाहिए, समझे। उसके बाद अगर कोई फीमेल है जो अडॉप्ट करे किसी लड़के को, तो उन दोनों का एज गैप भी 21 ईयर्स होना चाहिए। जिस एक बच्चा साइमल्टेनियसली दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। द चाइल्ड है जो अडॉप्ट होना है वो एक्चुअली उसको मतलब दिया जाना चाहिए अडॉप्शन में, ऐसे नहीं हम कह दिया कि बस ले लिया तेरे को गोद, एक्चुअल ट्रांसफर बेसिकली होना चाहिए। Given and taken adoption by the parents or guardian concerned or under their authority with intent to transfer the child from the family of its birth, or in case of an abandoned child or a child who's produced from the place or family where it has been brought up to the family of its adoption। मतलब कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल डिलीवरी एक तरीके से हमें एक्चुअल ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि राइट्स भी साथ साथ ट्रांसफ़र हो सकते हैं ना। Provided that the performance of दत्ता होमन shall not be essential to the validity of an adoption। दत्ता होमन पर एक सेरेमनी होती थी जिसमें आग में घी का या इस तरीके से आहुति देके, या मतलब बेसिकली कुछ प्रोसीजर होता था जो अडोप्शन के टाइम पे होता था, वो अब एसेंशियल नहीं है। उसके इफेक्ट्स ऑफ अडोप्शन क्या होंगे, जो अडोप्टेड चाइल्ड है उसको माना जाएगा कि जैसे वो अपने जो अडोप्टिव माता पिता हैं जिस दिन वो अडोप्ट होना उस तारीख से जैसे असली पुत्र या पुत्री होता है ना फैमिली में, उस तरीके से रहा जाएगा। और जितने भी संबंध उसकी पुरानी फैमिली से थे, अगर पुरानी फैमिली के बारे में पता है तो वो कट जाएंगे जिस दिन वो अडोप्ट हो गया। ठीक है, बट इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे हमने कह दिया कट जाएंगे, बट स्टिल वो जो चाइल्ड है वो मैरी नहीं कर सकता जिस फैमिली में जन्म हुआ था उसके जो लोग थे उनसे। मतलब फॉर एग्जांपल सपिंडा हो गया या फिर प्रोहिबिटेड डिग्री होगी, जो पुराने वाली फैमिली में सपिंडा प्रोहिबिटेड डिग्री थी वो सारी यहाँ भी फॉलो होंगी। ठीक है, बेशक वो दूसरे में आ गया और उसने पहले वाले टाइज जो भी संबंध थे वो रोक दिए, फिर भी जो शादी वाली चीज़ें वो अप्लाई होगी। कोई भी प्रॉपर्टी जो वेस्ट करती है अडोप्टेड चाइल्ड में अडोप्शन से पहले, वो उसके बाद भी अडोप्टेड चाइल्ड जो है ना उसमें मतलब जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है ना एक तरीके से उस बच्चे के साथ रहेगी वो प्रॉपर्टी, और उसके बाद जैसे अब संभालने वाला ये अडोप्टिंग हो गया तो फिर उस संभालने वाले की जिम्मेदारी की जो भी ऑब्लिगेशन है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप से रिलेटेड वो सारे खुद सॉल्व करेगा। उसके बाद जो अडोप्टेड चाइल्ड है वो अपनी जो भी एस्टेट है उसमें से किसी को भी डाइवेस्ट नहीं कर सकता, जो उस मतलब कोई प्रॉपर्टी है
जो अडॉप्शन से पहले उसके पास थी, तो वो किसी और को डाइवेस्ट नहीं कर सकता वो प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ अडोप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। कोई भी एग्रीमेंट हुआ हो इसके विरुद्ध में, उसको ध्यान में रखते हुए जो अडॉप्शन है वो डिप्राइव नहीं करेगा अडोप्टिव फादर को या उसकी मदर को, कि वो मतलब अपनी प्रॉपर्टी बेच ना सके या फिर किसी को गिफ्ट ना दे सके, कोई एक्सचेंज ना दे सके। तो ऐसा कुछ नहीं कि उनके पास अब अडोप्टेड चाइल्ड हो गया तो अब उस पर ही सारा खर्च करें, वो अपनी प्रॉपर्टी भी उसको दे, नहीं। दे आर फ्री टू सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट और एनीथिंग, जो भी इंटरव्यूज या फिर बाय विल उसका ट्रांसफर होता है वो कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अडोप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस वेयर हिंदू मदर वाज हु हैज अ वाइफ लिविंग, क्या बोल रही हूँ, वेर हिंदू हु हैज़ अ वाइफ लिविंग अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, शी शैल बी डीम्ड टू बी द अडॉप्टिव मदर, ठीक है। उसके बाद वेर एन अडॉप्शन हैज़ बीन मेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ, जो सीनियर मोस्ट होगी मैरिज में उसको हम बोलेंगे अडॉप्टिव मदर, एंड अदर्स टू बी द स्टेप मदर। जब किसी विडोवर या फिर बैचलर है अडॉप्ट करता चाइल्ड को, तो जिससे उसकी बाद में शादी, मतलब आज कोई लड़का था वो कुंवारा था, उसका ब्याह नहीं हो रहा था, ठीक है, तो उसके बाद जब उसकी शादी होगी, पहले ये अडॉप्शन में ले चुका था, जिसके बाद जो शादी होगी जिस लड़की से होगी, चाहे उसकी वाइफ हो, प्रॉपरली वाइफ हो, बट जो उसका बच्चा उसकी वो सुतेली माँ ही मानी जाएगी। उसके वेरा विंडो, विंडो लिख रखा है यार, विडो, जहाँ कोई विधवा या फिर कोई अविवाहित कन्या है जो अडॉप्ट करती है एक चाइल्ड को, तो जो बाद में जिस भी हस्बैंड से उसकी शादी होगी उसका स्टेप फादर होगा। वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड, नो अडॉप्शन विच हैज़ बीन वैलिडली मेड कैन बी कैंसल बाय द अडॉप्टिव फादर या मदर या किसी और भी व्यक्ति द्वारा, और ना ही जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो रिनाउंस कर सकता है उस स्टेटस को और अपनी फैमिली में वापस नहीं लौट सकता है, वो एक बार पूरी तरह वैलिड अडॉप्शन उसका अगर हो गया तो। प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एडॉप्शन, जब भी कोई डॉक्यूमेंट है रजिस्टर हो रहा है किसी भी कानून के तहत, वो कोर्ट में प्रोड्यूस हो रहा है कि वो एक एडॉप्शन का रिकॉर्ड है, और चाहे वो साइन किया गया हो जो पर्सन ले रहा है, जो पर्सन ले रहा है एडॉप्शन में, तो वो कोर्ट ये मानेगी कि जो एडॉप्शन है वो प्रॉपर प्रोविजंस के तहत हो रहा है, अनलेस कुछ ऐसा है जो ये मतलब फैक्ट को डिस्प्रूव करता है, ठीक है। स्टेट अमेंडमेंट हम नहीं पढ़ रहे, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट or other reward in consideration of adoption of any person, and no person shall make or give or agree to make or give to any other person any payment or reward the receipt of which is prohibited by this section। ये क्या कह रहा है कि बच्चे को एक तरीके से हम बेच नहीं सकते, तो आप उसकी कोई भी अदर रिवॉर्ड या कंसिडरेशन या फिर पेमेंट नहीं ले सकते। एंड नो पर्सन शैल मेक और गिव और एग्री टू मेक और टू गिव टू एनी अदर पर्सन एन पेमेंट, ठीक है, मतलब नहीं दे सकते पैसे। इवन कोई भी जो व्यक्ति है जो पैसे देकर खरीदने का प्रयास करता है तो 6 महीने तक की उसको सजा हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। बट इस सेक्शन के अंडर में कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा बिना प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी ऑफिसर ऑथराइज स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे केसेस के बारे में, तो बिना उसकी परमिशन के कोई भी केस शुरू नहीं होगा। ये हमने कर लिया सेक्शन 1 to 17, बाकी 18 से 30 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।